एक अच्छी एक्शन सर्वाइवल मूवी जिसमें कोई शख्स जिंदगी और मौत की हालत में फंसा हो निश्चित रूप से आपकी धड़कन बढ़ा सकती है। पर कम से कम मूवी खत्म होने पर आप उस तनाव भरी फिल्मी दुनिया से सही सलामत बाहर तो निकल आते हैं। पर अफसोस कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता और क्लॉस्ट्रोफोबिया या लोगों के तंग घातक जगहों में फंसने की भयानक कहानियां असल दुनिया में भी अक्सर देखने को मिल जाती हैं। अलास्का में किसी जमी हुई नदी में बर्फ की चट्टान तले फंसने वाले शख्स से लेकर तेजी से खत्म होती ऑक्सीजन के साथ समुद्र तल पर 60 घंटे बिताने वाले आदमी तक पेश हैं असल दुनिया में घटने वाली आज तक की कुछ सबसे क्लस्ट्रोफोबिक सच्ची कहानियां। टॉयलेट जाने से बची जान। अगर मैं उठकर टॉयलेट जाना पड़ जाए तो मूड बहुत ही खराब होता है। लेकिन मई 2023 में इसी के चलते 29 वर्षीय हैरिसन ओडजेग्बा ओकीन की जान जाते जाते बची। नाइजीरिया के तट पर शेवरॉन के एक ऑयल टैंकर को खींच रही 3 नावों में से एक पर रसोई का काम करने वाले हैरिसन सुबह 5 बजे उठे और कॉरिडोर के अंत में स्थित टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए अपने कमरे से निकले। जैसे ही वो बाथरूम में दाखिल हुए, एक विशाल काय लहर ने नाव को उलट दिया, जिससे वो डूबने लगी। चालक दल के उनके दूसरे अपने कमरों में ही फंसे रहे, क्योंकि समुद्री लुटेरों से बचने की सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत उन्हें अपने कमरों को रात में अच्छे से लॉक करना पड़ता था। पर अफसोस की सुरक्षा के लिए बना ये नियम ही उनकी मौत का कारण बनने वाला था। लेकिन हैरिसन जहाज पलटने से पहले अपने कमरे से बाहर निकल चुके थे, सो वे अब तक एकदम सही सलामत बचे थे। कम से कम उनकी कोशिश तो यही थी। जैसे ही उन्होंने कॉरिडोर में कदम रखा, पानी की एक तेज झोंके ने उन्हें एक दूसरे बाथरूम में धकेल दिया, जहां थोड़ी सी हवा फंसी हुई थी। हैरिसन अपने सिर को पानी से ऊपर रखने के लिए एक उल्टे हुए बेसिन के सहारे लटके रहे, जबकि जहाज लगभग 100 फीट नीचे समुद्र तल की तरफ डूबता रहा। गोताखोरों की टीम जल्दी से जल्दी घटनास्थल तक पहुंची, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई तक गोता लगाने के लिए तैयार न होने के कारण टीम मलबे तक पहुंचने से पहले ही हट गई। नतीजा ये हुआ कि 12 सदस्यों वाले चालक दल में से केवल हैरिसन ही समुद्र के चंगुल से बचने में कामयाब रहे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वे अब खतरे से बाहर थे। बाथरूम में फंसे हुए पूरा एक दिन बिताने के बाद वे बुरी तरह से थके हुए हैरिसन ने अपने भाग को खुद के हाथों में लेने का फैसला किया और घुप्प अंधेरे पानी में तैरते हुए पास में स्थित इंजीनियर केबिन तक जा पहुंचे। वहां उन्हें एक और एयर पॉकेट मिला और गनीमत थी कि यहाँ वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकते थे। हैरिसन ने दीवार की पैनलिंग हटाई और उससे एक तैरते हुए गद्दे पर बांधकर खुद के आराम करने लायक एक जगह बना ली, लेकिन उनकी भूख और प्यास अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। इसी बीच बचाव पोत लेविक टूकिन चालक दल को बचाने आ पहुंचा और गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाली एक टीम को पानी में उतार दिया। वे डूबे जहाज में आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के हाथ ने टच किया, जबकि उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कोई बंदा जिंदा बचा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हैरिसन ने उस 226 क्यूबिक फीट वाले एयर पॉकेट में केवल 2.5 दिनों तक जिंदा रहने लायक ही ऑक्सीजन थी। पर न जाने कैसे वो पूरे 3 दिन तक वहां पर डटे रहे। जब गोताखोर हैरिसन वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो केसोन डिजीज से जूझ रहे थे। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जहाज डूबते वक्त प्रेशर में होने वाली भारी बढ़ोतरी के कारण उनके खून में नाइट्रोजन के बुलबुले पैदा हो गए थे। ऐसी हालत में अगर हैरिसन को सीधे सतह पर ले जाया जाता तो बुलबुले उनके शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को ठप कर सकते थे, जो शायद उनके लिए घातक भी साबित हो सकता था। तो हैरिसन को सही सलामत बाहर निकालने के लिए उन्हें एक डाइविंग बेल में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लाया गया, जिसके बाद उन्हें 2 और दिनों के लिए एक डिकम्प्रेशन चैम्बर में रखा गया। चालक दल में से अकेले जिंदा बचने और ट्रॉमा से होने वाले तनाव की बात तो छोड़ ही दीजिए। कुछ दिनों बाद हैरिसन पूरी तरह से ठीक हो गए। वे नाइजीरिया में स्थित अपने होम टाउन वॉरी लौट आए और जिंदगी में फिर कभी समंदर में न जाने की कसम खाई। उन्होंने एक रसोइये के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके पुराने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी सी फूड आधारित कोई भी बढ़िया सी रेसिपी बनाने की हिम्मत दिखाई होगी। गुफा में कैद हुई फुटबॉल टीम। जून 2018 में थाईलैंड के माई साई जिले के एक गांव की युवा फुटबॉल टीम द वाइल्ड बोर्स ने अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद एक पुरानी परंपरा का पालन करने की ठानी। वे पास में स्थित थाम लोआंग गुफा की तरफ गए, जहां टीम के नए सदस्य गुफा की एक अंदरूनी दीवार पर अपना नाम लिखा करते थे। उस दल में उत्साह भरे हुए 12 लड़कों के साथ उनके फुटबॉल कोच भी शामिल थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यात्रा जल्द ही एक भयावह मोड़ लेने वाली थी। शाम होने पर जब टीम के सदस्यों में से कोई भी अपने घर नहीं लौटा तो उनके परिवार उन्हें ढूंढने गुफा की तरफ चल पड़े। जब परिजनों ने पाया कि लड़कों की साइकिलें गुफा के प्रवेश पर ही खड़ी थीं, तो उन्होंने फौरन अधिकारियों को सूचित किया कि टीम के सदस्य जरूर गुफा की गहराइयों में किसी मुसीबत में फंसे हुए थे। मानसून में अचानक से होने वाली मूसलाधार बारिश के कारण आने वाली बाढ़ के कारण गुफा में तेजी से पानी भर रहा था।
प्रवेश द्वार तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाने के कारण लड़कों के पास खुद को डूबने से बचाने के लिए गुफा के और अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और अंत में वे प्रवेश द्वार से पूरे 2.5 मील अंदर एक चट्टान पर असहाय रूप से बैठकर इंतजार करने लगे। खुद को गर्म रखने के लिए वे एक दूसरे से सटकर बैठे थे और पहले एक भिक्षु रह चुके उनके कोच उन्हें ध्यान लगाने की तकनीक बता रहे थे ताकि उनका शरीर कम से कम ऊर्जा खर्च करे। वहां खाने लायक तो कुछ भी नहीं था, पर सौभाग्य से दीवारों की नमी के रूप में पीने लायक पानी जरूर मौजूद था। लेकिन इससे उनका सबसे बड़ा डर कम होने वाला नहीं था, जो था कि कोई उन्हें बचाने आएगा या नहीं। पर शुक्र है कि उनको बचाने के लिए गुफा के बाहर एक लंबा चौड़ा बचाव अभियान शुरू किया जा रहा था। थाई नौसेना के जवान, राष्ट्रीय पुलिस और स्थानीय लोग मदद के लिए आ जुटे, लेकिन इंजीनियर्स द्वारा गुफा से पानी निकालने की तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार बढ़ती बाढ़ ने अंदर जाना नामुमकिन बना दिया। 5वें दिन बाद इस बचाव अभियान में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम भी शामिल हुई, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के और कई देशों के लोग शामिल थे। खराब मौसम में उन्हें न सिर्फ गुफा के तंग रास्तों से होते हुए गुजरना था, बल्कि ये सब घुप अंधेरे वाले मटमैले पानी में करना था। घटना के 7वें दिन गोताखोर एक गुफा में पहुंचे जो बेस बनाने के लिए एकदम सही लग रही थी, क्योंकि वहां से पानी निकालकर उसे चलने लायक बनाया जा सकता था। बचाव दल के 2 गोताखोरों ने वहां से आगे की यात्रा के लिए करने का फैसला किया। वे गुफा के गुप अंधेरे में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां पानी पूरी तरह से नहीं भरा था। गोताखोरों ने अपना मास्क उतारा। उन्हें वाइल्ड बोट्स के सभी मेंबर नजर आ गए, जो जबरदस्त थकान और भूख की तड़प के बावजूद अब तक जिंदा थे। गोताखोरों ने टीम को कुछ टॉर्च दी और खाना लेकर वापस आने का वादा करके वहां से चले गए। इससे ज्यादा भला वो कर भी कह सकते थे। इसके बाद नाउम्मीदी से भरी हुई तलाश एक उत्साहपूर्ण बचाव अभियान में बदल गई। जल्द ही टीम के पास एक मिलिट्री डॉक्टर भी पहुंच गया, जिसने उन्हें ऊर्जा से भरपूर तरल पदार्थ और विटामिन की एक्स्ट्रा डोज समेत पीने के लिए शुद्ध मिनरल वाटर भी दिया। उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मिशन का सबसे कठिन हिस्सा तो अभी बाकी था। बचाव कर्मियों को न सिर्फ पेशेवर गोताखोरों के भी छक्के छुड़ा देने वाली उस गुफा से 13 लोगों को सही सलामत बाहर निकालना था, बल्कि ये सब वहां के 21% से गिरकर 15% हो चुके कम ऑक्सीजन वाले माहौल में करना था। समय लगातार कम हो रहा था। बचाव कर्मियों के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। उन्हें या तो लड़कों के साथ लेकर गोता लगाते हुए बाहर निकलना था, या फिर पानी घटने का इंतजार करना था, जिसमें कभी कभार 4 महीने तक लग जाते थे। उन्होंने आसपास के स्विमिंग पूल्स में स्थानीय लड़कों के साथ बचाव विधियों का अच्छी तरह से अभ्यास किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असल अभियान बीच में विफल न हो। करीब 100 गोताखोर और इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे, जिसमें थाई और विदेशी दोनों शामिल थे। रास्ते में उन्हें गाइड करने वाली रस्सियां बांधी गईं और वाइल्ड बोस के हर सदस्य को एक पेशेवर गोताखोर से बांधकर उन्हें ऑक्सीजन के साथ डाइविंग मास्क भी दिया गया। कई चरखियों के सहारे स्ट्रेचर में बांधकर कम ज्यादा होती गहराई वाले पानी और गुफा के तंग रास्तों से वाइल्ड बोस के सदस्यों को एक एक करके सही सलामत बाहर लाया गया। उन्हें तुरंत ऑक्सीजन दी गई और उत्तरी थाईलैंड के चियांग राय में स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, जहां रहकर वे सभी पूरी तरह से ठीक हो गए। लेकिन इससे पहले कि आपको लगे कि कहानी की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, आपको बता देता हूँ कि जो कि सुनने में आपको कुछ बेतुका लगेगा। इस टीम को बचाने वाले बचाव दल को ये जानकर धक्का जरूर लगा होगा कि स्थानीय प्रशासन अब उस गुफा को एक म्यूजियम और टूरिस्ट आकर्षण में बदलने का प्लान बना रहा है। 13 लड़के लगभग मरते मरते बचे थे और 2 गोताखोरों ने भी उस बचाव अभियान में अपनी जान गंवा दी थी, और वे पर्यटकों को मनोरंजन के लिए वहां भेजना चाहते हैं। मैं तो ऐसी जगह पर कभी घूमने न जाऊं भाई। बड़े से बिल में फंसी बच्ची 14 अक्टूबर 1987 की सुबह 18 महीने की जेसिका मैकलर टेक्सास के मिडलैंड में स्थित अपनी मौसी के घर के बैकयार्ड में खेल रही थी। तभी उनके साथ एक भयावह दुर्घटना हो गई। जेसिका और उनके 4 फ्रेंड्स उनकी मां सिसी की देखरेख में खेल रहे थे। फिर सिसी एक फोन कॉल अटेंड करने थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई। तभी जेसिका धड़ाम से गिर पड़ी, पर नॉर्मल बच्चों की तरह जमीन पर नहीं, बल्कि 8 इंच चौड़ाई वाले 22 फीट गहरे एक सुराख में। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ कैसे, क्योंकि जेसिका की मौसी ने सुराख के मुहाने पर एक बड़ी सी चट्टान रख के उसे ढक दिया था। पर फिर भी जेसिका ना जाने कैसे कुएं में समा गई और उसके सकरे भाग में जाकर फंस गई। वापस आने पर सिसी एकदम से घबरा गई और लोगों से मदद मांगने के सिवाय उनके पास कोई चारा न था। बचाव दल उनकी बच्ची को बचाने के लिए अगले 58 घंटे तक मशक्कत करता रहा और वे लाचार खड़ी देखते नहीं। बच्ची को जिंदा रखने के लिए बचाव दल ने कुएं में गर्म हवा पहुंचाने के लिए हीटर लगाए और जेसिका की सांसें सुनने के लिए एक माइक्रोफोन भी गड्ढे में नीचे उतारा। तेल के कुएं खोदने वालों की मदद से बचाव कर्मियों ने कुएं के बराबर में 20 फीट गहरा और 30 इंच चौड़ा एक दूसरा गड्ढा खोदा। फिर उस उच्च दबाव वाले पानी के ड्रिल इस्तेमाल करते हुए दोनों कुओं के बीच एक हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाई गई, जो कि जेसिका से लगभग 2 फीट नीचे थी। खुशकिस्मती से कुछ ही देर के बाद बच्ची को उस तंग कैद से आजादी मिल गई और उसकी अच्छे से मेडिकल जांच कराई गई। खून का सर्कुलेशन रुक जाने के कारण जेसिका के पैर की एक उंगली काटनी पड़ी, पर इसके अलावा वे पूरी तरह से ठीक हो गई। बेचारी को याद भी नहीं था कि वो कभी कुएं में फंसी थी, और उन्हें इसके बारे में तब पता चला जब 5 साल की उम्र में उन्होंने
खुद को रेस्क्यू 911 नामक एक शो में टीवी पर देखा। मैं दावी से कह सकता हूँ कि उस रात जेसिका के पेरेंट्स को बहुत सफाई पेश करनी पड़ी होगी। वैसे ये ठीक भी था, उस बच्ची को कुछ भी याद ना रहे, क्योंकि किसी ऐसे तंग कुएं में फंसना जिसकी अंधेरी गहराइयों में न जाने कौन सी चीज विचरण कर रही हो, ऐसी घटना से ज्यादा डरावनी यादगार भला और क्या हो सकती है ना। जिंदगी भर याद रहने वाला सफर। जून 2003 में 38 वर्षीय ब्लेक स्टैनफील्ड ने अपने पिता नील के 65वें जन्मदिन पर उन्हें एक राफ्टिंग ट्रिप पर ले जाने का सरप्राइज दिया। दोनों हमेशा से एक दूसरे के बहुत ही करीब थे और बहुत दिनों से अलास्का की कोयकोक नदी पे राफ्टिंग के लिए जाना चाह रहे थे। सो 6 जून को एक प्लेन ने उन्हें कोयकोक नदी के उद्गम स्थल पर उतार दिया, जहां वे 90 मील दूर स्थित बेटल शहर के लिए अपने हफ्ते भर लंबी यात्रा शुरू करने वाले थे। ब्लैक और नील ने इस समय का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अलास्का के उबड़ खाबड़ इलाकों में घूमने और कैंप फायर के किनारे पर बैठकर मजे करने की योजना बनाई। यह अलग बात है कि उनकी ट्रिप इतनी ज्यादा मजेदार साबित नहीं होने वाली थी। राफ्ट में बैठकर अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ ही घंटों के बाद ब्लैक और नील ने नोटिस किया कि नदी के दोनों किनारों पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जमे हुए थे। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्लेन में बैठकर अपनी ड्रॉप लोकेशन पर जाते वक्त उन्हें नदी में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई थी जो उनके राफ्ट का रास्ता रोक सके। लेकिन नदी के एक मोड़ को पार करते ही जब उन्होंने देखा कि बर्फ की एक मोटी सी चादर ने उनका रास्ता रोक रखा है, तो दोनों को घबराहट होने लगी। उन्होंने उल्टी दिशा में वापस जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत ही तेज था। देखते देखते उनकी नाव बर्फ की उस दीवार से टकराकर पलट गई। बाप रे, बाप बेटे पत्थर जैसी सख्त बर्फ के नीचे फंस गए और हवा की महज एक पतली सी परत के सहारे सांस ले पा रहे थे। कुछ देर बाद वे पानी की सतह पर आ गए, पर नदी ने उन्हें फिर से बर्फ की एक दूसरी स्लैब के नीचे खींच लिया, जहां इस बार तो जरा भी हवा नहीं थी। अब ब्लेक को लग रहा था कि मानो उसके फेफड़े फटे जा रहे हो। वे अपने पिता को नहीं देख पा रहे थे और ना ही उनकी मदद के लिए कुछ कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मौत अब बस आने वाली है, लेकिन जल्द ही बर्फ साफ हो गई और फिर वो सतह पर आ गए। ब्लेक किसी तरह से तैरते हुए तट पर पहुंचे और नदी किनारे दौड़ते हुए अपने पिता के पीछे भागे, जो कि बर्फ का टुकड़ा थामे लटके हुए थे। खैर, एक ढाल की मदद से उन्होंने अपने पिता को भी नदी के बाहर सही सलामत निकाल लिया। बुरी तरह से चोटिल और ठंड से कांपते हुए इन दोनों के सामने अब सिर्फ एक लाइटर, एक चाकू, 2 लाइफ जैकेट, सीटी, मैप और पानी में पहनने वाली एक जोड़ी पोशाक ही बची थी। बाकी का सारा सामान नदी में बह गया था। वे नदी का तट पकड़ते पकड़ते चलते रहे जब तक कि उन्हें एक सूखी जगह नहीं मिल गई, जिसके पार गिरे हुए एक पेड़ के नीचे शरण लेने लायक जगह नहीं बनाई जा सकती थी। शरण तो मिल गई, लेकिन उन्हें वापस ले जाने वाले प्लेन के आने में अभी पूरे 6 दिन बाकी थे। सो ब्लेक को डर सताने लगा कि शायद वे यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएंगे। 65 साल की उम्र वाले नील कमजोरी और हाइपोथर्मिया से जूझ रहे थे और उन्हें चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। ब्लैक पिता को अकेला छोड़कर कतई नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अगली सुबह 10:30 बजे मदद ढूंढने के लिए उन्हें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। पर उनकी ये अकेली यात्रा भी बड़ी कठिन साबित हो रही थी। अलास्का के उन पीहड़ों में गेंद जैसे गोल पत्थरों पर न केवल चलना ही कठिन था, बल्कि उन्हें वहां पाए जाने वाले ग्रिजली भालुओं से भी बचकर रहना था। सौभाग्य से एक भालू को उन्होंने समय रहते ही देख लिया, वरना लेने के देने पड़ जाते। 12 घंटों की पैदल यात्रा के बाद ब्लेक ने रात में रुककर आराम करने का फैसला किया। इस बात से अनजान के उधर उनके पिता नील अपनी अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे थे। करीब आधी रात को जब नील की नींद टूटी तो उन्होंने पाया कि उनके द्वारा जलाई गई कैंप फायर ने उनके छोटे से आशियाने में आग लगा दी थी। वे उसे बुझाने पूरी तरह से असमर्थ थे और उनकी आंखों के सामने पूरी की पूरी कुटिया और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सौभाग्य से एक और जहां पिता की मुश्किलें बढ़ रही थी, वहीं बेटा धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह होने पर ब्लेक नदी के एक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहुंच गए। वहां उन्हें हवाई जहाज गुजरने की आवाज सुनाई दी, लेकिन आग जलाने के बावजूद किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी। दोनों को खाना पानी के बिना रहते हुए पूरे 5 दिन बीत चुके थे। गनीमत है कि एक पायलट ने नदी किनारे पड़े हुए उनके राफ्ट को देख लिया और उसे ठीक से जांचने के लिए जहाज को काफी नीचे ले आए। इत्तेफाक से ब्रेक भी उस एरिया मौजूद थे। उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट को लहराना शुरू कर दिया और आखिरकार पायलट ने उनको देख लिया, लेकिन ब्लेक को वहां लैंड नहीं किया जा सकता था। सो ब्लेक के लिए खाने पीने को सामान और एक रेडियो ड्रॉप करने के बाद पायलट उनके पिता की तरफ बढ़ चला, जो सौभाग्य से अभी तक जिंदा थे। पार्क बचाव सेवा को सूचित किया गया और 4 घंटे के बाद एक हेलीकॉप्टर ने बाप बेटे को वहीं से सही सलामत बाहर निकाल लिया। दोनों चोट खाए हुए, बेहद गंदे, भूखे और ठंड से जूझ रहे थे, पर इसके अलावा पूरी तरह से ठीक भी थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मरते मरते बचने का यह अनुभव उन दोनों का राफ्टिंग का शौक छुड़वाने के लिए काफी था, तो आप सरासर गलत हैं। कुछ ही दिनों के बाद ब्लेक और नील अपनी सेकंड ट्रिप के लिए फिर से कोयकोक नदी के तट पर जा पहुंचे। फर्क बस इतना था कि इस बार वे दोनों पूरी यात्रा के दौरान सचमुच एक दूसरे के साथ रहे। तिजोरी में कैद हुई बूढ़ी औरत।
सितंबर 2013 में वेनिस की रहने वाली 91 वर्षीय फ्रेंच महिला शनिवार को अपने छोटे मोटे काम निपटाने निकली और वहीं पास में स्थित बीएनपी परिबास बैंक की एक ब्रांच में चली गई। उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स चेक करने की इच्छा जाहिर की। बैंक कर्मचारी उन्हें तिजोरी में ले गया और बैंक के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन प्रोटोकॉल में ये कहीं नहीं था कि कर्मचारी इतनी भारी भरकम गलती करते हुए उसी बूढ़ी औरत को दिन भर बाहर निकालना भूल जाए। ये तो बड़ी गड़बड़ है भाई। खैर, बात इतने पर खत्म नहीं हुई। उस भुलक्कड़ कर्मचारी ने लाइट्स ऑफ कर दी और शाम होने पर उस साउंड प्रूफ तिजोरी को चेक किए बगैर ही ताला लगाकर अपने घर चला गया। बेचारी 91 साल की बुजुर्ग औरत फोन या बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने के किसी भी दूसरे तरीके के बगैर तिजोरी में एकदम अकेली फंसी रही। पर सबसे बुरी बात यह है कि शनिवार का दिन था वो, यानी बैंक अगली सुबह भी नहीं खुलने वाला था। उस बदनसीब को मंडे तक यूं ही अंधेरे में कैद रहना था। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें सिकुड़ती जा रही और ताजी हवा अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। शुक्र है कि ज्यादा शाम होने पर जब वो औरत घर नहीं लौटी तो उसके बेटे ने परेशान होकर पुलिस को सूचना दे दी। महिला के मूवमेंट को रिट्रेस करते हुए पुलिस उनकी हर पसंदीदा जगह पर खोजबीन करते हुए आखिरकार बैंक जा पहुंची। लेकिन इससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 10वीं बार फोन करने के बावजूद मैनेजर रविवार की सुबह 10 बजे ही बैंक पहुंच पाया। तो अच्छा हुआ कि शरीर में पानी की थोड़ी बहुत कमी के अलावा बूढ़ी औरत पूरी तरह से ठीक ठाक थी। पर मैं नहीं जानता कि बैंक मैनेजर से मुलाकात होने के बाद उस भुलक्कड़ कर्मचारी के बारे में ये बात कही जा सकती है या नहीं। डूबी गुफा में फंसे 2 गोताखोर। अप्रैल 2017 में जियोलॉजी टीचर शीस्को ग्रासिया मोयोरका के चमचमाते साफ पानियों में गोता लगाने के लिए वो गए और उनके दोस्त गिलेम मस्केरो मायोरका के पूर्वी तट से लगी हुई सापेकेटा की गुफाओं को एक्सप्लोर करना चाहते थे, जिसके पानी में डूबे हुए चैम्बर्स केव डाइविंग के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट थे। करीब 1 घंटे तक पानी के अंदर तैरते हुए गुफा में लगभग 1 किलोमीटर की गहराई पर स्थित स्टेलेक्टाइट की भूल भुलैया तक पहुंचे। शीस्को वहां मौजूद पत्थरों का सैंपल इकट्ठा करने लगे और मस्केरो और भी गहराई पर स्थित एक चैम्बर की खोजबीन करने आगे बढ़ गए। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन जब सतह पे वापस जाने का टाइम हुआ तो उन्हें एक बहुत ही भयंकर सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें वापस जाने का रास्ता बताने वाली नायलॉन की डोरी टूट गई और बहुत ढूंढने पर भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मामले को और भी बदतर बनाते हुए उनके टैंक में ऑक्सीजन लगभग खात्मे की कगार पर थी। सौभाग्य से तभी शीस्को को याद आया कि किसी ने उन्हें वहीं पास में स्थित हवा से भरे हुए एक चैम्बर के बारे में बताया था। वे मस्केरो के साथ वहां पर पहुंचे और अपना मैप देखते हुए वहां से बाहर निकलने की योजना बनाने लगे। पर अफसोस की ऑक्सीजन इतना कम हो चुका था कि दोनों में से कोई एक ही बाहर जा सकता था। शीस्को ने मस्केरो को गुफा से बाहर जाने को कहा। खुद को अकेला पाकर शीस्को ने अपने सारे इक्विपमेंट उतारे और गुफा की पड़ताल में जुट गए। उन्होंने पाया कि वहां भरे हुए पानी की सतह वाला हिस्सा पीने लायक था और वहां एक बड़ी सी सपाट चट्टान भी थी जिस पर लेटकर आराम किया जा सकता था। अब उन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आने लगी, लेकिन 7-8 घंटे के इंतजार के बाद फिर से चिंता सताने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गिलेम ने दम तोड़ दिया हो? क्या किसी को पता भी है कि वे यहाँ नीचे फंसे हुए? भले ही शीश को खुद को शांत रखे हुए थे, लेकिन चैम्बर में हवा मौजूद ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी। जल्दी ही उच्च कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा में सांस लेने के असर उनमें नजर आने लगे, जिसमें सिर दर्द, नींद न आना, बेहोशी जैसी तकलीफें शामिल थी। उन्हें बार बार सतह से उठती हुई एक रोशनी नजर आ रही थी जो उनके पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। फिर शीस्को ने ऊपर से आती हुई एक आवाज सुनी। लग रहा था मानो कोई टैंक हवा से भरा जा रहा हो, और एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि शायद उनका संघर्ष खत्म होने वाला, लेकिन जल्दी ही वह आवाज बंद हो गई और वो समझ गए कि ये महज उनका एक भ्रम था। निराशा और सांस लेने की तकलीफ उन पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि पास में गूंजने वाली एक दूसरी आवाज को शीस्को सुन ही नहीं पाई, जबकि इस बार ये कोई भ्रम नहीं था। एक गोताखोर पानी से बाहर निकला। जैसे देखते ही शीस्को ने राहत भरी सांस लेते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। पता चला कि उन्होंने जो शोर सुना था वो कोई भ्रम नहीं, बल्कि बचाव दल द्वारा उन्हें खाना और पानी देने के मकसद से गुफा की छत में एक सुराख ड्रिल करने की नाकाम कोशिशों की आवाज थी। अंत में जब शीस्को गुफा से बाहर निकले तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने वहां फंसे हुए पूरे 60 घंटे बिताए थे। ये कहानी सुनकर भले ही आपकी रूह कांप गई हो, पर शीस्को या ग्लेम में से किसी ने भी गोताखोरी करने से हमेशा के लिए मुंह नहीं मोड़ा। इसके उलट हादसे के ठीक 1 महीने बाद शीस्को फिर से उसी चैम्बर में वापस जा पहुंचे। उनका कहना था कि वो पहले ही उस गुफा पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और उस घटना से ज्यादा बुरा अब उनके साथ भला क्या हो सकता है। मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचने के बाद क्या आप कभी फिर से वही काम दोबारा करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। दुकान की लूट हुई गड़बड़। वो मार्च 2011 की एक नॉर्मल सी शाम थी जब मैनेजर जॉन रिस्को के बॉस गिल्डरलैंड न्यूयॉर्क में स्थित पेसन्स पिज्जा के मालिक ने उन्हें फोन करके कहा कि जाओ देखो दुकान का फायर अलार्म आखिर क्यों बज रहा है। जॉन को वहां पहुंचकर कुछ खास पाने की जरा भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन दुकान के अंदर दाखिल होने पर जब उन्होंने एक चोर को देखा तो एकदम दंग रह गए।
लेकिन डरने या घबराने के बजाय जॉन ठागा मार के हंसने लगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि 40 वर्षीय चोर टिमोथी सिप्रियानी भट्टी के ऊपर एक एसी डक्ट में फंसा हुआ था और केवल उसके पैर ही बाहर लटक रहे थे। मुझे लगता है वो चोर किसी पेड़ के सहारे छत पर चढ़ के वहां से डक्ट में कूद गया होगा, फिर नीचे की तरफ सरकते हुए वो डक्ट में फंस गया, जो निश्चित रूप से तंग जगहों से डरने वालों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। जब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो उसका पैर पड़ने से वो पाइप फट गया, जिससे अलार्म बजने लगा। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि दोनों में से क्या बदतर है, तंग अंधेरे एयर डक्ट के बीचों बीच फंसना जहां करवट लेने लायक भी जगह ना हो और पैर हवा में लटक रहे हो, या किसी एयर डक्ट से नीचे सरकते हुए दुकान में चोरी करने का प्लान। मौके पर पहुंची पुलिस खुद टिमोथी को गिरफ्तार करने से पहले पाइप से बाहर निकालने में पूरा आधा घंटा लग गया। उसके रिकॉर्ड की जांच करने पर पुलिस ने पाया कि उस पर पहले से एक मुकदमा था, जिसमें उसने न्यूयॉर्क के एक दूसरे रेस्टोरेंट एल रे कुची फ्रिटो में सेंध लगाई थी। उस केस की जांच करते वक्त पुलिस को मौके पर से एक तौलिया मिली थी, जिसके बल पर टिमोथी को दोषी ठहराया गया था, क्योंकि चोरी करते वक्त टूटे खिड़की के कांच से चोट खाने के बाद उसने अपना खून उसी तौलिए साफ किया था। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदा कभी एक सफल चोर बन पाएगा। एक और जहां दुनिया के मशहूर क्रिमिनल मास्टरमाइंड मौका वारदात पर अपनी कुछ निशानियां छोड़ा करते थे, वहीं हमारे टिमोथी जी तो खुद अपने आप को ही पेश कर देते हैं। नटी पट्टी गुफा की भयानक घटना। साल 2009 में थैंक्स गिविंग के मौके पर 26 वर्षीय जॉन एडवर्ड, जो एक मेडिकल छात्र थे पर शौकिया तौर पर गुफाओं में जाने का अनुभव रखते थे, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ यूटा काउंटी में स्थित नटी पट्टी गुफाओं को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। ग्रुप ने 24 नवंबर को इस गुफा में प्रवेश किया, जो अपने तंग और घुमावदार कठिन रास्तों के लिए जानी जाती है। जॉन ने फैसला किया कि वे बर्थ कैनाल की तह तक जाकर मानेंगे। ये गुफा का एक ऐसा हिस्सा था जो बहुत ही पतला और कठिन होने के लिए जाना जाता था। बता दें कि जॉन बचपन के दिनों में एक बार उस जगह तक जाने में सफल हुए थे, पर अफसोस कि इस बार वे धोखा खा गए और गलत रास्ते को पकड़ लिया, जो बर्थ कैनल से भी कहीं ज्यादा सकरा था। पहले तो जॉन अपने कूल्हे पेट और उंगलियों की मदद से रेंगते हुए आराम से आगे बढ़ते रहे, पर जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर के बल फंस चुके हैं और वापस जाने के लिए वहां रत्ती पर जगह नहीं बची थी। मुझे तो ये टेड द कीपर की किसी पानी जैसा लग रहा है यार। ये डरावनी कहानियों की एक श्रृंखला है जिसे 2000 के दशक की शुरुआत में टेड नामक एक केव एक्सप्लोरर ने ऑनलाइन शेयर किया था। इनमें टेड क्लेस्ट्रोफोबिक स्थितियों में फंसे हुए खुद की तस्वीरें शेयर करने के साथ साथ उन तस्वीरों से जुड़ी कहानियां भी लोगों को बताया करते थे। फर्क बस इतना है कि टेड से उलट जॉन का किस्सा जरा भी काल्पनिक नहीं है। बुरी तरह से फंस चुके जॉन के पास आगे बढ़ते रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था, सो उन्होंने सांस बाहर छोड़ते हुए अपने सीने को पूरी तरीके से चिपका लिया और उस तंग सुराख में थोड़ा और आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्हें मजबूरन फिर से सांस लेनी पड़ी तो उनकी छाती फैल गई और वे पहले से भी ज्यादा बुरी तरीके से फंस गए। जरा सोचकर देखिए कि आप कहीं इतना भयंकर फंसे हुए हैं कि अपने फेफड़ों की क्षमता के एक छोटे हिस्से से ज्यादा सांस नहीं ले सकते, आपकी रूह कांप जाएगी। तो जाहिर है कि जॉन की दहशत का आलम भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। उनका भाई जब उन्हें पैरों से पकड़कर बाहर खींचने में नाकाम रहा तो उन्हें वहीं छोड़कर मदद बुलाने गुफा से बाहर चला गया। कुछ देर बाद यूटा काउंटी शेरिफ ऑफिस से एक बचाव दल आया और एक जटिल बचाव अभियान शुरू करने में जुट गया। दल ने रस्सी चरखी की मदद से जॉन को कुछ हद तक बाहर तो निकाला, लेकिन तब तक जॉन को सांस लेने की क्षमता के साथ उल्टा लटकते हुए पूरे 8 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। उन्हें एक 4th ड्रिप दी गई और हल्की सी ज्यादा चौड़ी दरार में खींच लिया गया। हालांकि ये दरार भी इतनी पतली थी कि उन्हें फंसाए रखने के लिए काफी थी। यहाँ उन्होंने एक पुलिस रेडियो पर अपनी पत्नी से थोड़ी बातचीत की। जॉन समेत बचाव दल को भी अब थोड़ी सी राहत महसूस हो रही थी, पर तभी एक बड़ी मुसीबत आ गई। चरखी को पुर्जा तेल होने के कारण रस्सी सरक गई और जॉन फिर से पहली वाली बेहद तंग दरार में जाकर फंस गए। यानी बचाव अभियान फिर से वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। एक नई तरकीब इस्तेमाल करते हुए दल ने ड्रिल की मदद से जॉन के इर्द गिर्द के पत्थर काटने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा उल्टे लटके रहने के कारण जॉन का शरीर और मस्तिष्क का बर्दाश्त करने की सीमा से ज्यादा तनाव में आ चुका था। जॉन के शरीर ने हरकत करनी बंद कर दी और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने पुष्टि की कि जॉन ने कार्डियक अरेस्ट के चलते दम तोड़ दिया था। शव को बाहर निकालने की कोशिश में दूसरों को भी चोटें आ सकती थी, सो जॉन की बॉडी को वहीं छोड़ने का फैसला किया गया और गुफा के मुहानी को कंक्रीट से सील करके एक स्मारक में तब्दील कर दिया गया। बेशक कहानी का अंत वैसा नहीं जैसा हम पसंद करते हैं, पर इससे हमें सबक भी मिलता है कि तंग सक्रिय जगहों में फंसना किस हद तक खतरनाक हो सकता है। क्या आपने भी कभी क्लस्ट्रोफोबिया का अनुभव इतने करीब से किया है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।